हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके नोट किए गए हैं और हेडिंग के रूप में आपको लिखा गया है कि क्वेश्चंस ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी का जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसमें हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी की डिटेल देखी। अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में वहाँ हमने पढ़ा, विश्व की अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा। उसी तरह हम लोग भारत की अक्षांश रेखाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों के मध्य भारत स्थित है, भारत किन देशांतरों के मध्य में स्थित है, भारत का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, इनके बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने भारत के संदर्भ में पढ़ा और विश्व के संदर्भ में भी बहुत सारी चीज़ें जानी, खासतौर से अक्षांश और देशांतर रेखाओं के संदर्भ में। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं उसमें प्रत्येक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ जैसे आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस में आप लोगों को टॉपिक खत्म होने के बाद क्वेश्चंस मिल रहे थे, सेम उसी फॉर्मेट में हम लोग प्रयास में हैं कि आपको सेम एक चैप्टर कंप्लीट हो, उसका क्वेश्चन सीरीज आपको मिल जाए, जिससे कि आपकी एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं या आए हुए क्वेश्चन कैसे हैं या भविष्य में आने की प्रोबेबिलिटी किस तरह के क्वेश्चंस की हैं वो समझ आपके अंदर विकसित हो जाए और एक आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो। तो सारे क्वेश्चंस इसी रूप में होंगे। आप डिटेल वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस करिएगा। क्वेश्चंस को आप करने के बाद एक अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे और क्वेश्चंस जो हैं अपने आप में काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस पूरे सिलेबस को कवर करते हुए हैं, जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं उसको कवर करते हुए हैं और लास्ट ईयर कुछ आए हुए परीक्षाओं के क्वेश्चन भी हैं और आगामी जो आने वाले क्वेश्चन परीक्षाओं में क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको क्वेश्चनों को भी लिया गया है इसमें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हर टॉपिक की डिटेल के बाद में क्वेश्चन सीरीज। उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपको कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी पकड़ मजबूत आपकी बना देगा। आइए स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। पहला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिण उत्तर पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदु क्रम है। यानी कि यहां पर क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि भारत का दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु क्रम है, यानी कि क्रमशः आपको बताना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्रम का सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, पहले दक्षिणी फिर उत्तरी फिर पूर्वी और फिर पश्चिमी आपको बिंदु बताना है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, क्वेश्चंस देख लीजिए। पहला काम तो ये करिए कि क्वेश्चंस को सारे आप देखिए और क्वेश्चंस को पहले आप इसको एक शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए क्वेश्चंस की, और शॉर्ट स्क्रीन करने के बाद क्वेश्चंस के आंसर आप पहले वीडियो को पॉज करके देख लीजिए और उसके बाद ये डिटेल देखिए, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चंस का अच्छी तरीके से आपको करता हूँ जिससे कि आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो जाए। उम्मीद है कि आप लोगों ने शॉर्ट स्क्रीन कर लिया होगा। अब आगे हम लोग इस क्वेश्चन की डिटेल करते हैं बच्चों। देखिए, दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु कौन है। बिंदु का मतलब है यहाँ पे छोर की बात कर रहा है। तो जरा आप देखिए, दक्षिणी छोर पे क्या है, आप दक्षिणतम छोर की बात करेंगे तो मूल भूमि का कन्याकुमारी, कुमारी अंतरीप, ठीक है, ये आपका पड़ता है। और आपको अगर बात करें कि दक्षिणतम छोर की बात करें तो निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट है, वो आपका दक्षिणतम छोर हो जाता है। तो यहां पर आपको जो अगर देखेंगे तो आपका शब्द लिखा हुआ है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट वाला जो भी पॉइंट होगा वो हो जाएगा। उत्तरी बिंदु पे आप देखेंगे तो इंदिरा कॉल हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में आप देख रहे हैं। पूर्वी छोर की बात करेंगे तो पूर्वी छोर का मतलब हो गया एकदम पूर्वी छोर की बात कर रहा है, तो वहां पर पूर्वी छोर में अगर आप देखेंगे तो कौन सा क्षेत्र आपका आ जाएगा, किबिथु आ जाएगा। और अगर पश्चिमी छोर की बात करते हैं तो पश्चिमी छोर में आप करेंगे तो गुजरात का हिस्सा आ जाएगा। यहाँ पर आपका पूर्वी छोर में जब बात करेंगे तो आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, और पश्चिमी छोर की जब बात करेंगे तो गुजरात का हिस्सा आ जाएगा आपका, ठीक है। तो वहां पर होना क्या चाहिए, किबिथु और गुहार मोती, ठीक है, मोता या मोती, ठीक है, ये सेंस होना चाहिए। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, इंदिरा पॉइंट, गुहार मोती, ये तो गलत हो जाएगा, दूसरा वाला पॉइंट आप देखेंगे, लेकिन इसमें देखेंगे इंदिरा पॉइंट है दक्षिणतम बिंदु, गुहार मोता क्या है, पश्चिमी बिंदु हो जाएगा पूरी तरह से आपका। इंदिरा काल क्या उत्तरी बिंदु हो जाएगा, तो ये भी क्रम गलत आपका है। किबिथु आपका हो जाएगा, तो किबिथु क्या हो जाएगा आपका, पश्चिमी बिंदु हो जाएगा, नहीं पूर्वी बिंदु होगा, तो किबिथु ये भी सीक्वेंस गलत आपका दे रहा है। इसी तरह से देखा जाए इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। इंदिरा काल आप करेंगे उत्तरी हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, दक्षिणी उत्तरी हो गया सही।
किबिथु आपकी बात करेंगे तो किबिथु कैसे पड़ता है, पूर्वी हिस्से में पड़ता है आपका, ठीक। अरुणाचल प्रदेश का गुहार मोती पश्चिमी हिस्से में। तो ये सीक्वेंस देखिए आपका मिल रहा है पूरी तरह से। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ये सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा आंसर आपका। सीक्वेंस में ध्यान देना है कि दक्षिणतम कौन है, उत्तरी कौन है, पूर्वी कौन है और पश्चिमी कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ हो गया, बाकी से आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु, भारत के दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, मूल भूमिका वो क्या है, कुमारी अंतरीप की बात कर रहा है, ये कन्याकुमारी की बात कर रहा है, ठीक है। किस राज्य में पड़ता है, ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो जरा देखिए इंदिरा कॉल, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर इसके बाद में इंदिरा पॉइंट बात कर रहा है आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश में है नहीं, गलत कह रहा है। इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु में बात कर रहा है, इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु में है, या कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तो इंदिरा पॉइंट की बात जो कर रहा है, ये इंदिरा पॉइंट कन्याकुमारी में कहाँ है, ये तो आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता आपका। अब आप कन्याकुमारी तमिलनाडु, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्लियर। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार बताना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें, आप क्वेश्चन को देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो, अपने से आंसर बताइए, मैं डिटेल बता रहा हूं इसकी। देखिए अक्षांशीय विस्तार पहले कहा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, फिर देशांतरीय विस्तार पूछा है। अक्षांशीय विस्तार आप जानते हैं 8 मूल भूमिका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य में है अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य में है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट वाला ये ऑप्शन देखिए अक्षांश है। फिर 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट का ये आंसर आपका यही सही हो जा रहा है। इसके अलावा आगे देखने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उत्तरी अक्षांश, ये देखिए कह रहा है बेटा आपका उत्तरी अक्षांश, यहाँ कह रहा है यहाँ पूर्वी अक्षांश, अब तो गलत हो गया, पूर्वी होना चाहिए, तो ये आंसर आपका गलत है। आंसर क्या होगा, आप सॉरी इसमें अक्षांश कह रहा है ना, इसमें अक्षांश कह रहा है बेटा, तो अक्षांश में अगर बात करेंगे तो ये तो अक्षांश इसका सही हो जाएगा, और इतने को देख लेंगे ये पूर्वी देशांतर, ये करेक्ट आंसर है आपका, गलत नहीं है। यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश कह रहा है, ठीक है, ये गलत हो रहा है आपका। ये उत्तरी अक्षांश की बात करेगा तो 68, ये गलत है आपका, क्योंकि विस्तार देखिए आपका है, विस्तार आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट है बेटा, 37 डिग्री 6 मिनट, तो यहाँ पर तो 68 डिग्री उत्तरी अक्षांश दे रहते तो गलत हो गया, सॉरी क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। दूसरा देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट दे रहा है, ये तो आंसर सही है, अक्षांश वाला सही हो गया। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये करेक्ट हो जाएगा आंसर, ये आपका गलत था, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री आपका 6 मिनट हो जाता है। फिर इसके बाद में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट जो हो जाता है, क्या हो जाता है, पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर है, ये उत्तरी अक्षांश है, दोनों उत्तरी हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें देखेंगे 37 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री समथिंग दे रहा है, तो ये तो गलत ही हो ही जाएगा, आप जान ही रहे हैं, सही से आपको समझने की जरूरत नहीं है, बाकी आप समझ चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, कथन ए भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, ठीक है, और उसके लंबाई तथा चौड़ाई के दूरियों में अंतर पाया जाता है, कथन सही है या गलत। यहां पर आपको कथन और कारण के बारे में बताना है, तो जरा बताइए। अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, बिल्कुल सही है, क्यों, अच्छा इसके देखेंगे अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में देखेंगे तो अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो 29 डिग्री 2 मिनट का मिलता है अक्षांशीय विस्तार, और देशांतरीय मतलब देशांतरीय विस्तार में अंतर अगर देखेंगे तो आपका मिलेगा 29 डिग्री 18 मिनट का। तो लगभग करीब में समान है, लगभग दोनों समान है। ये क्या है, अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, और ये क्या है, देशांतरीय विस्तार। ये मैंने बहुत डिटेल बताया है, जिन बच्चों को देखना हो समझना हो वो अच्छी तरीके से लास्ट वीडियो में जा करके हमारे जो डिटेल वीडियो उसमें देख सकते हैं। तो यहां पर ये क्या कथन आपका सही हो जा रहा है, कारण क्या कह रहा है, दूरियों में अंतर पाया जाता है, तो अंतर की दूरियों में अंतर क्या है, मैं कार्ड बता दे रहा हूं डिटेल। यहाँ पे देखिए अक्षांशों, जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है। 0 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री मध्य में जो डिस्टेंस होती है वही
89 और 90 के बीच में भी रहती है, यानी कि दूरी उसकी कभी घटती नहीं है। अक्षांश रेखाओं की दूरी कभी घटती नहीं है, वो समान रहती है। ठीक है, देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर यानी विषुवत रेखा पर होती है। ध्रुवों की तरफ जाते हुए ये संकुचित होती जाती है और पोल पे जाते हुए यानी उत्तरी और दक्षिणी पोल पे पहुंचते हुए ये एक बिंदु पर आकर केंद्रित हो जाती है। यानी कि अक्षांशों की देशांतरों की दूरी जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर होते जाएंगे घटती जाती है। इस नाते और भारत चूंकि स्थित है कर्क रेखा के बीच में, कर्क रेखा पर स्थित है, तो क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी वहां पर। इस कारण से अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार समान होने के बाद में भी दूरी में अंतर मिलता है। जहां अक्षांशीय दूरी 29 डिग्री 2 मिनट की होते हुए अक्षांशीय जो डिस्टर्ब मतलब अंतर है 29 डिग्री 2 मिनट ही है, 29 डिग्री 2 मिनट का है। इसमें आप देखेंगे तो अंतराल जो टाइम का जो आता है ये 111 किलोमीटर का प्रत्येक किलोमीटर बनता है, तो ये आपका बन जाता है 3214 किलोमीटर। ठीक है, वहीं पर अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य की, तो वहां पर हमारा 29 डिग्री 18 मिनट का मिलता है अक्षांशीय जो देशांतरीय विस्तार, लेकिन वो डिस्टेंस 2933 किलोमीटर है। तो 2933 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर में अंतर आपका मिल रहा है, डिफरेंस। तो उसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। सही मैंने कहा, अभी जो मैंने आपको बताया ये भी कथन सही कह रहा है। तो कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण की पुष्टि भी कर रहा है। ठीक है, चलिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित नगर, तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित नगर कौन कौन से हैं? तो जरा आप जान लीजिए कि कर्क रेखा में से होकर गुजरने वाले कुल टोटल कितने राज्य हैं? 8 राज्य हमारे हैं। 8 राज्यों में मैंने आपको डिटेल वीडियो में बताया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेट ऐसे पड़ते हैं जिनकी राजधानियां उत्तर में पड़ती हैं, और बाकी सभी राज्यों की राजधानियां रांची को छोड़, झारखंड की राजधानी रांची को छोड़ करके, जो कि कर्क रेखा पर सीधे सीधे पड़ती है, बाकी के जितने भी राज्यों की राजधानियां 4 की पड़ती हैं वो दक्षिण में पड़ती हैं। गुजरात की अगर देखेंगे गांधीनगर, तो वो दक्षिण में पड़ती है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं राजस्थान की जयपुर, तो ये उत्तर में पड़ जाती है। ठीक है, और बाकी अगर हम देखेंगे तो मिजोरम और त्रिपुरा, ये दोनों की राजधानियां आइजोल जो आपकी पड़ती है और अगरतला। ठीक है, अगरतला और आइजोल मिजोरम की राजधानी, और त्रिपुरा और मिजोरम की जो राजधानी है, ये दोनों की राजधानियां जो है पड़ती हैं आपकी उत्तर में पड़ती हैं। ठीक है, तो 3 केवल स्टेट पड़ते हैं जिनकी राजधानियां उत्तर में पड़ती हैं और बाकी सभी की राजधानियां दक्षिण में पड़ती हैं। केवल कर्क रेखा पर स्थित जो है रांची शहरी पड़ता है, जो कि झारखंड की राजधानी है। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा है। तो यहां पर कह रहा है अगरतला, दूसरा कह रहा है आइजोल, तीसरा कह रहा है जयपुर और जोधपुर। एक क्रम ए में दिया हुआ है ये 4, तो चारों के बारे में कह रहा है कि उत्तर में स्थित हैं। दूसरा कह रहा है भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, जोधपुर। देखिए भोपाल, जबलपुर, उज्जैन और जोधपुर ये सभी जो हैं दक्षिण में स्थित हैं, उत्तर में नहीं स्थित हैं। बात करते हैं रायपुर की, तो ये तो उत्तर में स्थित है। रांची की बात करेंगे तो सीधे उसी रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पर ही। कोलकाता की बात करते हैं तो ये दक्षिण में स्थित है। गांधीनगर भी दक्षिण में स्थित है, तो उत्तर वाले क्रम में सी भी नहीं होगा आपका। उसी तरह से जयपुर, जोधपुर, रायपुर, गांधीनगर अगर बात करते हैं तो जयपुर, जोधपुर, रायपुर तो आपके उत्तर में पड़ते हैं, लेकिन गांधीनगर आपका दक्षिण में पड़ जाता है। ठीक, तो यहां पर आपका अगरतला, आइजोल, ठीक है, अगरतला हो गया, आइजोल आपका हो गया। ये जो आपकी राजधानियां जो पड़ रही हैं, ये सभी की सभी राजधानियां कहां पड़ रही हैं? उत्तर में पड़ रही हैं। ये सारे प्लेस आपका, ये जयपुर और जोधपुर कहां पड़ते हैं? ये पड़ते हैं दोनों जो हिस्से, ये आपके राजस्थान के हैं, और राजस्थान का एकदम निचला हिस्सा ही कर्क रेखा टच करके उससे गुजरती है, यानी पूरा राजस्थान आपका छूट जाता है कर्क रेखा से, केवल निचला हिस्सा ही उसको टच करके ही चला जाता है। ठीक है, उसी तरह छत्तीसगढ़ की स्थिति पड़ती है, छत्तीसगढ़ का ऊपरी हिस्सा टच करके चली जाती है कर्क रेखा, बाकी से जो है दक्षिण वाले हिस्से में पड़ जाता है। तो यहां पर अगर बात कर लेते हैं तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से हैं, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, ये 2 आपके स्टेट पड़ते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। इनकी राजधानियां जो हैं वो, और आपकी राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है वो आपकी यहां पर पड़ती है उत्तर में। बाकी सभी राज्यों की राजधानियां जो पड़ती हैं वो दक्षिण में पड़ती हैं। ठीक है,
चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं, कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर कौन सा है? कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर, तो जरा देखिएगा, जिनका आपको इसके लिए अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, तभी ये प्रश्न आप कर पाएंगे। जब आप देखेंगे अक्षांशीय विस्तार यानी 23.5 डिग्री रेखा से बाकी और जो राज्य हैं, जितने भी प्लेस लिखे हुए हैं, उनकी लोकेशन लगभग कितने करीब में है, तभी आप जान पाएंगे। देखिए, कर्क रेखा के निकटतम स्थित है शहर है तो भुज है, गांधीनगर है, उज्जैन है, भोपाल है, जबलपुर है, बोकारो है, धनवार है, कोलकाता है। एक तो ये दे रहा है, दूसरा दे रहा है जयपुर, झांसी, जोधपुर, बाड़मेर, लखनऊ, पटना, दिल्ली, शिलोंग, इम्फाल। तो देखो लखनऊ और पटना बहुत दूर हैं, दिल्ली भी बहुत दूर है कर्क रेखा से, ठीक है, तो ये शहर बहुत दूर हैं। बाकी सभी भुज, गांधीनगर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, बोकारो, धनवार, कोलकाता, ये काफी नजदीक हैं, ये काफी नजदीक है अपेक्षितया इसके, ठीक है। उसके बाद लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, बड़ौदा, रायपुर और हल्दिया दे रहा है, यह भी आपका काफी दूरी पर स्थित क्षेत्र है। दिल्ली है, ललितपुर है और बहराइच है, पटना है, जयपुर है, यह भी काफी दूर है। तो यहां पर अगर आप क्रम में देखेंगे तो भुजवाला, गांधीनगर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, बोकारो, धनवार, कोलकाता, ये काफी नियरेस्ट पड़ते हैं अपेक्षित इनके, ये काफी नजदीकी शहर स्थित आपके क्षेत्र पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे, जून माह में कहां दिन की अवधि अधिकतम होगी? भाई जून माह में कहां दिन की अवधि होगी? क्वेश्चन बड़ा ही रोचक है, मैंने आपको बताया था। देखो ऐसा है कि जून माह की बात कर रहा है तो जून माह में सूर्य किधर रहेगा भाई? जरा ध्यान से आप सोचिएगा, जून माह में सूर्य कहाँ होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा, ठीक। और जून माह का कोई भी डेट हो वो नियरेस्ट होगा 23.5 डिग्री के करीब में पहुंचेगा, यानी 21 जून की अगर स्थिति होती तो सीधे कर्क रेखा पर आखिरी बिंदु पर अपने रहता, उसके बाद बैक होकर के आता वो, ठीक है। तो एक बात ये जान लीजिए कि ध्रुवों पर आप जानते हैं 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है। जब सूर्य उत्तरायण होता है, ठीक है, तो सूर्य की अवधि, दिन की अवधि ध्रुवों पर 6 माह की हो जाती है। बात समझ रहे हैं? 6 माह के दिन होते हैं ध्रुवों पर और 6 माह की रात होती है। तो 6 जब 21 मार्च को एंट्री करता है सूरज कर्क रेखा पर, सॉरी विषुवत रेखा पर एंट्री करता है उत्तरी गोलार्ध की तरफ, और तब से लेकर के 23 सितंबर तक सूर्य क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में रहता है, ठीक है। 22 तक रहता है, 22 सितंबर तक रहता है, 23 सितंबर को क्रॉस करके आगे चला जाता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है। तो इस 6 माह के अंदर जो देखेंगे तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। तो यानी कि सूर्य के उत्तरायण होने पर नहीं, 21 मार्च और 23 सितंबर के मध्य की जो तिथि होती है, ये उत्तरी गोलार्ध में सूरज 6 महीने का ध्रुव पे उत्तरी ध्रुव पर चमकता है। तो जो भी विषुवत रेखा से जो भी प्लेस जितना ही उत्तरी ध्रुव की तरफ होगा वहां पर दिन की अवधि बढ़ती चली जाएगी। बात समझिएगा, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात हमेशा विषुवत रेखा पर होती है, चाहे सूर्य किधर भी रहे, किसी भी स्थिति में रहे, वहां 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होनी है, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं जैसे जैसे आप उत्तरी गोलार्ध की तरफ सूरज बढ़ेगा तो उत्तर के दिनों की अवधि बढ़ती चली जाएगी। जैसे आप लोगों को समर के सीजन में आप बात करिए, अप्रैल, मई और जून के महीने में, तो क्या होता है? दिन की अवधि लगभग सुबह 5 बजे सुबह हो जाती है, दिन निकल जाता है और लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक सूर्यास्त होता है, तो यहाँ दिन की अवधि बढ़ जाती है। तो जैसे यानी कि लगभग करीब में अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो 12 से 14 घंटे की स्थिति, 14 घंटे की स्थिति लगभग बन जाती है, 12 प्लस हो जाती है दिन की अवधि। वहीं विंटर के सीजन में आप देखेंगे तो लगभग 10 घंटे की अवधि में ही सूर्य की निकलती है। तो जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे, दिन की अवधि या तो घटेगी या तो बढ़ेगी। बात जून के महीने की कर रहा है, इस नाते उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती चली जाएगी। क्लियर हो रहा है? दिन की अवधि बढ़ जाएगी। तो यहां पर बात कर रहा है, जैसे हैदराबाद देखिए तो किधर है? ये विषुवत रेखा के करीब में है आपका। चेन्नई की अगर बात करते हैं तो चेन्नई विषुवत रेखा के करीब में आपका पड़ रहा है। दक्षिण में भोपाल है, ये थोड़ा दूर है अपेक्षा। देखिए सबसे ज्यादा दूरी पर कौन है विषुवत रेखा से? दिल्ली आपका सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? दिल्ली ऑप्शन में सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर होता तो वो हो जाता, पंजाब होता तो वो हो जाता। जो जितना दूर होगा वहां दिन की अवधि और भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, यानी कि भारत में कितना बज रहा है, रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है, 12 PM हो रहा है, ठीक, 12 PM हो रहा है रात का। और आपके देखेंगे तो आप देखेंगे कि भाई देखिए रात के जब 12 हो जाते हैं ना, अर्धरात्रि का समय है, तो AM हो जाएगा। रात में जैसे ही 12 बजेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, AM का टाइम हो जाएगा, ठीक है, अर्धरात्रि का समय है। एक स्थान पर सुबह के 6 बज रहे हैं, ठीक है, कोई स्थान है सुबह के 6 बज रहे हैं, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है, मतलब यहां पर स्थिति पूछ रहा है। भारत का यामोत्तर कितना है भाई, 82.5 डिग्री है, और 82.5 डिग्री पर क्या हो रहा है, रात्रि के 12 बज रहे हैं, और रात्रि के 12 बज रहे हैं तो दूसरा जो यामोत्तर है उस पर क्या हो रहा है, सुबह के 6 बज रहे हैं, यानी कि उस यामोत्तर से उस यामोत्तर की जो दूरी हो गई भारत के यामोत्तर से, उस जो यामोत्तर के बारे में सुबह की बात कर रहा है। तो जरा पहले आप समझिए, मैंने ग्लोब में बताया था आपको कि किसी का जो समय आगे होता है, जैसे भारत का मानक समय ग्रीनविच मिड टाइम से, GMT टाइम से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटा आगे है। इसका मतलब क्या पूरब में पड़ता है, ये 5.5 घंटा आगे है। यहां पर क्या बात कर रहा है, यहां पर 12 बजे रात की बात कर रहा है, और कह रहा है भारत में 12 बजे, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 12 बजा रहा है आपका रात्रि के, और सुबह 6 बजे की बात कर रहा है, तो 6 घंटा पहले है उससे, 12 से 6 घंटा पहले हो गया। तो वो स्थान कहां होगा, यानी कि वो होगा पहले होगा किसके, भारत के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से पहले का टाइम होगा। और जब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से पहले होगा तो वो क्या होगा कि कितने देर का समय होगा, ये भी होगा, और क्या होगा, यानी कि वो पूर्वी होगा, यानी कि पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक समय है, इसके आगे ही होगा। तो पहली चीज कंफर्म हो गया, पूर्वी होगा। दूसरी चीज कंफर्म करना है क्या, 6 घंटे का अंतराल है, 1 घंटे का अंतराल के लिए 15 डिग्री का अंतर आता है, और 6 घंटे का अंतराल होगा 15 छक्के 90। तो क्या करेंगे, 82.5 डिग्री में 90 डिग्री जोड़ देंगे, तो 82.5 में 90 डिग्री जोड़ देंगे तो आप इसमें देखेंगे 8 8 16 17 170 172.3 हो जाएगा, यानी 172 डिग्री 30 मिनट का अंतर हो जाएगा। और पूर्वी होगा तो 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी जो होगा वही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ऑप्शन बी है, यहां पर दे रहा है, यहां पर देखिए पश्चिमी भी दे रहा है, ये गलत हो जाएगा पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी का ऑप्शन गलत हो जाएगा, पूर्वी सही होगा। क्लियर, आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। आगे है बच्चों, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी क्षेत्र में स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा। भाई स्वाभाविक सी बात है, आपने देखा है भारत का दक्षिणतम जो छोर है सॉरी जो पश्चिमी छोर है, गुहार मोता वाला स्थान 68 डिग्री 7 मिनट का है, और सबसे पूर्वी छोर है 97 डिग्री 25 मिनट का है। इसके बीच का अगर समय हम बात करें तो 82.5 डिग्री भारत का मानक समय है, जिसके मानक समय से आप किबिथु यानी कि पूर्वी छोर का जो समय है वो 1 घंटे का अंतर है, और भारतीय मानक समय से गुहार मोता जो गुजरात में पड़ता है उसका 1 घंटे का अंतर है। और पूछ यहाँ रहा है गुहार मोता यानी कि गुजरात का और अरुणाचल प्रदेश के मध्य का समय, तो 1 घंटा इधर का 1 घंटा इधर का, यानी 2 घंटे का अंतर है। क्लियर, क्यों ऐसे भी आप समझ सकते हैं दोनों के मध्य में, दोनों स्थानों के मध्य में 29 पॉइंट समथिंग डिग्री का अंतर है, तो नियर अबाउट करीब में आप देखेंगे तो आपका 2 घंटे का अंतर आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा 2 घंटे का। इसकी डिटेल वीडियो बच्चों देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल असुविधा नहीं होगी, अगर कहीं से थोड़ी असुविधा हो रही होगी। वैसे मैं प्रयास कर रहा हूं कि कोई त्रुटि न रह जाए और आपको सारा कॉन्सेप्ट यही समझ में आ जाए। नेक्स्ट 10वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। ठीक है, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा ये आपको बताना है। तो 9 डिग्री 30 मिनट है। दूसरा है, अब देखिए क्या है इसमें बताना, क्या भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, मध्याह्न यानी दिन के 12 बज रहे हैं भाई, दिन के 12 बज रहे हैं, और किस डिग्री पे है, 82.5 डिग्री पर। कितना है, 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट पे है भारत का मानक समय, मध्याह्न के 12 बज रहे हैं। तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा, जरा देखिए 120 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय यानी कि भारत से वो पहले होगा और आगे समय होगा, यानी भारत में जितना बज रहा है 12 बज रहा है उससे पहले वहां पे होगा, ठीक है। तो वहां पहले होगा, इसका मतलब क्या वो समय आगे होगा, वहां 6 बज चुका होगा, मतलब वहां 12 बज चुका होगा, ठीक है। तो अंतर कैसे निकालेंगे, 120 मिनट का अंतर आ रहा है बेटा, जरा ध्यान देना, 120 कह रहा है, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो आप क्या करेंगे 120 जो डिग्री है उसमें से 82.5 डिग्री क्या करेंगे, 82.5 डिग्री घटा देंगे। तो 82.5 डिग्री जब घटा देंगे तो आपको अंतर मिल जाएगा, 60 मिनट होगा यानी 30 आ जाएगा। यहां पर इसने उधार दे दिया 9, 7 हो जाएगा,
ये इससे उदाहरण, ये 11 में से 8 चला जाएगा 3, 37 डिग्री 30 मिनट का अंतर निकालना है। 37 डिग्री का अंतर निकालने के लिए इंटू 4 कर देंगे आप इसमें, तो 4 मिनट ये कर देंगे और यहाँ पर आपका 2 मिनट का ये अंतर आ जाएगा, तो 4 पहले इसको कर लीजिए, तो 7 चौक 28 हो गया, और फिर उसके बाद में 4 तिहाई 12, 12 2 14, 144 मिनट हो गया, और प्लस 2 मिनट इसका 150 मिनट हुआ आपका। 150 मिनट में 60 का भाग दे देंगे आप, तो 6 दूनी के 12 हो जाएगा, यानी 6 दूनी के 12 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, बचेगा 30 मिनट आपका, तो घंटे 30, यानी 2 घंटे 30 मिनट का अंतराल आ रहा है आपका। ठीक है, 6 पचे 30, 2.5 आ जाएगा, 2.5 यानी 2.5 घंटे का अंतर हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 बज रहा है, 12 बज रहा है, और वहाँ का अंतराल आपका, उसमें कितने देर का अंतर आपका आ जाएगा, उससे क्या है 2.5 घंटा आगे हो जाएगा समय, जो भी समय होगा उससे कितना अंतराल हो जाएगा 2.5 घंटे का। तो 12 2 14, 14 घंटे 30 मिनट, 14 बजकर के 30 मिनट कोई समय दे रहा है, ये दे रहा है 14 बज के 30 मिनट का, आंसर आपका सही हो जाएगा। क्लियर। आगे चलिए, भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच टाइम में अंतर पाया जाता है कितने का, मैंने अभी बताया 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, तो प्लस में पाया जाता है, माइनस में नहीं पाया जाता, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? सीधी सी बात है, वहां पर हो से 2 घंटे पीछे है, तो 2 घंटे बाद होगा। यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ 5 बजे होता है, तो गुजरात में सूर्योदय किस समय होगा? ठीक है, अब गुजरात में किस समय होगा, वहां पर 5 बजे होता है तो पहले होगा, और यहाँ का समय क्या होगा, बाद में होगा, यानी 7 बजे होगा यहाँ पर के समय में, क्योंकि यहाँ का जो समय चलेगा तो 2 घंटे का अंतराल है, तो 2 घंटे बाद होगा ना। तो यानी कि यहाँ पर गुजरात में जो आप आप किबिथू में देख रहे हैं, या आप जो तिरप में देख रहे हैं, तिरप जो प्लेस पड़ रहा है, ये कहाँ पड़ रहा है, अरुणाचल प्रदेश में, ये समय पहले पड़ेगा, उसके 2 घंटे बाद पड़ेगा ना गुजरात वाला कांडला का क्षेत्र, क्योंकि 2 घंटे बाद आता है, ये बाद वाला क्षेत्र है, और जो आपका अरुणाचल प्रदेश पहले वाला क्षेत्र है, तो पहले वाले क्षेत्र के नाते वो आगे चला जाएगा, और उसके 2 घंटे बाद होगा, तो यानी 7 बजे जो है यहाँ सूर्योदय होगा। कहाँ पर? कांडला में 7 बजे सूर्योदय होगा। क्लियर, ये सेंस है घड़ी में, अगर देखेंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर का है, भारतीय मानक रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो जरा सा ध्यान रखिएगा, 5 आपके स्टेट हमने बता रखे थे। अब आप क्वेश्चन देख लीजिए, पॉज करके अपना आंसर बताइए, मैं डिटेल कर रहा हूं। देखिए 5 राज्य हैं आपके, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से बटा हुआ राज्य छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और आपका आंध्र प्रदेश है। तो जिसमें होगा यही हो जाएगा, यूपी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश, पहला ऑप्शन सही है। बाकी सभी में देखिए एमपी है, और तमाम सारे ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग, इसमें गलत है, बाकी ऑप्शन सही नहीं है, यही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधीनगर का अक्षांश बड़ोदरा और उदयपुर के अक्षांश के बीच स्थित है। जरा देखिएगा आप लोग, देखिए अक्षांशों के बारे में सारे मैप को अच्छी तरीके से देखिए। मैंने क्वेश्चन इसी नाते इसको क्रिटिकल बनाया है थोड़ा सा, कि क्वेश्चन में आप देखेंगे, जब तक आप मैप नहीं देखेंगे और उन प्लेसों की लोकेशन नहीं देखेंगे, तब तक आप अक्षांशीय या देशांतरीय विस्तार का अंतर नहीं बता पाएंगे। उसको आपको किसी राज्य का मैप देखना होगा, पहले वर्ल्ड का मैप देखिए, वर्ल्ड के मैप में जो स्टेट दिए हैं उनको देखिए, उनमें जो प्लेस यहाँ लिखे हैं उनको देखिएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें अक्षांशीय विस्तार में कौन कौन पड़ेगा, किस किस मतलब कौन सी लोकेशन कहाँ है, तो अक्षांशीय विस्तार आप देख करके बता पाएंगे इनके बीच की दूरी। तो गांधीनगर का अक्षांश बड़ोदरा और उदयपुर के अक्षांशों के बीच में है, बिल्कुल सही कह रहा है, ये ऑप्शन पहला सही है। बेंगलुरु की स्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणतम है, हाँ ठीक है, ये सही कह रहा है, बेंगलोर और दक्षिण में है अपेक्षित आपके किसके, तमिलनाडु, चेन्नई के, चेन्नई की तुलना में ज्यादा दक्षिण में स्थित है कौन, बेंगलुरु है। मैप में आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। क्लियर। अगला है, जबलपुर की देशांतर रेखा झांसी और इंदौर के अक्षांशों के बीच स्थित है। जबलपुर की देशांतर रेखा झांसी और इंदौर के अक्षांशों के बीच स्थित है, बिल्कुल जबलपुर जो है ये किसका, झांसी और इंदौर के बीच में स्थित है, यह भी सही है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है, जिसमें कूट दिया होगा तीनों का वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए में दे रहा है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला है, भारतीय मानक समय निम्न शहरों के मध्य से गुजरता है। तो जरा देखिएगा भारत का मानक समय किन क्षेत्रों से गुजरता है, लखनऊ और दिल्ली के बीच में, गलत। कह रहा है पटना और कोलकाता के बीच में, पटना और कोलकाता दोनों इसके पूर्व में पड़ जाएंगे, तो यह भी गलत। अगला है, गांधीनगर और भोपाल के बीच में, तो यह भी गलत। कानपुर और बनारस के बीच में, हाँ बिल्कुल सही, बनारस और कानपुर के बीच में स्थित पड़ता है ये,
कानपुर और बनारस के बीच में आपका कौन सा प्रयागराज पड़ता है? प्रयागराज इसके पहले इलाहाबाद कहा जाता था, आज वर्तमान समय में नैनी वाले स्थान पर नैनी से होकर के गुजरती है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपको एक अच्छी समझ भारत के भूगोल पर, अक्षांशीय देशांतरों को लेकर के और ग्रीनविच मिड टाइम को लेकर के एक अच्छी समझ आपके अंदर विकसित हो चुकी होगी। दोस्तों आशा करते हैं कि ये आपको इसमें एंजॉय भी आया होगा और काफ़ी अच्छे हद तक ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार और साथ बनाए रखिए, हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस मेहनत को सार्थक करने के लिए आप लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, और जिससे कि अच्छी तरीके से हम लोगों का भी थोड़ा सा उत्साहवर्धन हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।